नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान जीके से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसका नाम है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। अब प्राचीन सभ्यताओं में हम जो है वो कालीबंगा है, गणेश्वर है, बैराट है, आहड़ है, इनके बारे में तो थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। और बाकी अन्य जो नाम है वो केवल आपको नाम ध्यान रखने की फलानी जगह का संबंध किस जिले से है, वो सारी चीज़ें अभी आपको इसमें क्लियर कर दी जाएगी। तो पहला जो टॉपिक है अपना वो कालीबंगा सभ्यता के संबंधित है। तो कालीबंगा सभ्यता ये हनुमानगढ़ जिले में है और इस सभ्यता की क्या क्या खास खास विशेषता है, तो अपना जो एग्जाम है उसके हिसाब से हम इस पे फोकस करेंगे। तो कालीबंगा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में इसलिए समझाने की कोशिश की है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता है, इसलिए इसके बारे में हमने थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कराने का निश्चय किया है। कालीबंगा सभ्यता का संबंध किस जिले से है, तो हनुमानगढ़ से है। ये सबसे पहली पॉइंट है, पहली लाइन है जो आपको ध्यान में रखनी है। कालीबंगा सभ्यता का संबंध कहाँ से है, किस जिले से है, तो ये हनुमानगढ़ से है। ठीक है, ये हुआ अपना पहला पॉइंट। सेकंड बात अपन करते हैं, देखिए आप, ये अपना हनुमानगढ़ जिला हो गया। सेकंड जो पॉइंट इसका महत्वपूर्ण है वो इसकी खोज किसने की, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की, तो अमलानंद जी घोष 1952। ये दूसरा पॉइंट जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण, जो आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की है, तो श्री अमलानंद जी घोष द्वारा 1952 में की गई। अब उससे पहले एक लाइन दे रखा है, कालीबंगन की सभ्यता की सर्वप्रथम व्यवस्थित जानकारी इतावली विद्वान एलपी टेसीटोरी ने दी थी। ये इनिशियल इंफॉर्मेशन थी, लेकिन आपके जो प्रश्न आएगा, आपके लिए जो महत्वपूर्ण चीज है वो दो चीज है। पहली चीज, कालीबंगा सभ्यता का संबंध किस जिले से है, वो हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ जिला अपने नक्शे में कहाँ पर आता है, इसके बारे में हमने अभ्यास काफी किया है। अब आप फटाफट बता दीजिए, हनुमानगढ़ जो जिला है वो इस नक्शे में कहाँ पर आएगा, तो क्या ये हनुमानगढ़ जिला है या ये हनुमानगढ़ जिला है, तो ये तो है श्रीगंगानगर। ये कौन सा जिला है, बीकानेर। और हनुमानगढ़ जो है वो ये वाला जो जिला है वो हनुमानगढ़ जिला है। तो कालीबंगा सभ्यता का संबंध किस जिले से हुआ, हनुमानगढ़ से हुआ। हनुमानगढ़ राजस्थान के किस दिशा में आ रहा है, तो उत्तरी दिशा में आ रहा है। तो कालीबंगा सभ्यता राजस्थान की किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में है। राजस्थान के मैप में कहाँ पर आती है, तो ये उत्तर दिशा में आती है। ये चीज भी क्या रखनी है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आप देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। बीबी लाल, बी के थापर, एमडी खरे और के एम श्रीवास्तव और एसपी जैन, ये अन्य लोग थे जिन्होंने समय समय पे इसकी खुदाई की। ये अन्य लोग थे जिन्होंने समय समय पे इसकी खुदाई की। प्रारंभिक एग्जाम में इन किसी भी नाम का कोई विशेष महत्व नहीं है, डिटेल में लिखा है उसमें से हम खास खास चीजें आपको बता रहे हैं। तो आप स्किल डेवलप करिए, कोशिश करिए कि क्या चीज काम की क्या चीज काम की नहीं है आपके एग्जाम के लिए। बाकी ये चीजें जो है वो आरएस के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, फर्स्ट ग्रेड की जब आप तैयारी करेंगे तो उनमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, तो हम इनिशियल स्टेज पे तैयारी कर रहे हैं, उस हिसाब से कालीबंगा सभ्यता का संबंध किस जिले से हुआ, हनुमानगढ़ से हुआ। और इसकी खोज किसने की थी, श्री अमलानंद जी घोष ने की थी। कब की थी, तो 1952 में की थी। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब एक तीसरी चीज महत्वपूर्ण क्या है, वो चीज कि इसका काल क्या है। तो अलग अलग इतिहासकार इसका अलग अलग काल बताते हैं। तो कार्बन डेटिंग जो है, दो चीजें होती है। कार्बन से एक समस्थानिक होते हैं, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जिससे आप आयु का निर्धारण करते हैं। अर्ध आयु काल की आयु आपने 9th-10th में पढ़ा हो साइंस के अंदर। तो कार्बन जो है उससे हमको पता लगता है जीवाश्म की आयु के बारे में, और यूरेनियम से हमको पता लगता है किसके बारे में, पत्थर के बारे में, इमारतों के बारे में, कि भाई ये फलानी चीज कितने साल की, कितने साल पुरानी है। तो कार्बन डेटिंग के अनुसार, यानी कि किसी न किसी जीवाश्म पे या किसी न किसी मेन अवशेष पे, अस्थि पंजर हो सकता है, उस पर जो टेस्टिंग की गई उसके अनुसार इसका काल निर्धारण क्या हुआ, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी की बुक्स में भी इसी को मेंशन किया गया है, और कार्बन डेटिंग को साइंटिफिक भी मानते हैं। ठीक है, ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रख सकते हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनिशियल स्टेज पर हनुमानगढ़ और अमलानंद घोष, ये दो चीजें ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे थी, तो इसमें लिखा है सरस्वती। इस सरस्वती नदी को वर्तमान में क्या बोलते हैं, तो गग्गर नदी बोलते हैं। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण चीज है। ये स्टार मैंने लगाया है। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन और सुनियोजित सभ्यता है। जितनी भी सभ्यता अपन पढ़ेंगे उनमें सबसे प्राचीन और व्यवस्थित सभ्यता कौन सी है, तो कालीबंगा सभ्यता है। ये भी चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखें। ठीक है, कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या है, तो काली चूड़ियां।
कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या है? तो काली चूड़ियां। ठीक है, तो काली चूड़ियां यहां पर मिली है, चूड़ियां काफी मात्रा में मिली है, तो इसका नामकरण उसके आधार पर कालीबंगा रख दिया गया। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में आता है। ठीक है, अब यहां पर एक छोटा सा पिक्चर दिया गया है, आप गूगल करेंगे, इमेज को देखेंगे तो आपको कई सारी इमेजेस इससे संबंधित मिलेगी। एक थोड़ा सा अट्रैक्शन डेवलप करने के लिए मैंने ये इमेज दी है। एक सर्कल मैंने यहाँ बना रखा है, आप इसे ध्यान से देखिए। ब्लू कलर से इसके चारों तरफ एक सर्कल है और सर्कल के अंदर दो छोटे छोटे से बॉक्स बने हुए हैं। एक छोटे बॉक्स पे लिखा हुआ है दुर्ग और एक बड़े बॉक्स पे लिखा हुआ है बस्ती। ये क्या चीज है? तो यहाँ ये समझने की बात है कि ये जो सभ्यता थी कालीबंगा सभ्यता, इसमें दो टीले मिले हैं, एक बड़ा और एक छोटा। दो प्रकार की बस्तियां मिली है, एक बड़ी और एक छोटी। ठीक है, जो छोटा शहर था उसको दुर्ग कहा गया। क्या कहा गया? दुर्ग कहा गया। और जो बड़ा है उसको कहा गया बस्ती, यानी कि यहाँ पर जनता रहती थी और यहाँ पर शासक वर्ग रहता था, यानी कि इसको चलाने वाले लोग जो थे शासन से संबंधित, वो लोग दुर्ग में रहते थे। रीट के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा। रीट लेवल फर्स्ट के अंदर पूछा गया था कि दुर्ग जो था वो कालीबंगा सभ्यता में किस दिशा में था? दुर्ग कालीबंगा सभ्यता में किस दिशा में था? अब चार ऑप्शन है। कौन कौन से चार ऑप्शन? एक तो उत्तर है, एक दक्षिण है, एक पूरब है और एक पश्चिम है। अब आपको टिक लगाना है। ये सवाल इस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो दुर्ग जो है वो कालीबंगा सभ्यता में किस दिशा में है? तो आप बताइए किस दिशा में है। क्या ये उत्तर में है? नहीं है। क्या ये दक्षिण में है? नहीं है। क्या ये पूरब में है? तो नहीं है। ये किस दिशा में है? तो पश्चिम में है। तो दुर्ग की स्थिति कहां पर है? तो ये पश्चिम के अंदर है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये घेरा इस चीज को बताता है कि दुर्ग और बस्ती दोनों को परकोटे से बंद कर रखा था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का ही संबंधित स्थल है कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता के कई नगर ऐसे हैं, कई स्थल ऐसे मिले हैं जिसका एक भाग परकोटे से घिरा हुआ है, दूसरा भाग परकोटे से नहीं घिरा हुआ है। तो कालीबंगा सभ्यता जो है वो पूरा की पूरा ही दुर्ग भी और बस्ती भी दोनों जो है वो परकोटे से घिरे हुए हैं। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसके बारे में अपन बात करें। देखिए, उत्खनन में छोटे टीले से पूर्व हड़प्पा सभ्यता तथा दूसरे टीले से हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ 5 स्तरों में इसकी खुदाई हुई। अब अपन जब आहड़ की बात करेंगे तो 8 स्तरों में इसकी खुदाई हुई। तो ये इतने लेवल आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे। समझने की बात यह है कि जो ये सभ्यता है, ये सभ्यता हड़प्पा से भी प्राचीन रही है। देखिए, हड़प्पा पूर्व, ये जो सभ्यता है इसका एक जो भाग है वो हड़प्पा से भी पूर्व का है और बाद में ये हड़प्पा के समकालीन भी हो गया। आप इस तरीके से मानिए कि कोई एक शहर है, शहर के पास में एक छोटा सा गांव है। शहर का जब विस्तार हुआ, शहर का जब निर्माण हुआ, उससे पहले वो गांव अस्तित्व में था। चीज समझ में आ रही है? अब वो गांव की जगह पर ही है और शहर का क्या हो रहा है? निर्माण हो गया। अब शहर का धीरे धीरे विस्तार भी होता जा रहा है और बाद में उस शहर ने क्या किया? उस गांव को भी अपनी सीमा में मिला लिया, यानी कि वो गांव जो है वो भी शहर का एक वार्ड बन गया। अब उस गांव के इतिहास के बारे में बात करें तो क्या बात होगी कि उस शहर के उत्पत्ति से पहले भी गांव का अस्तित्व था और बाद में वो जो गांव उस शहर का ही एक हिस्सा बन गया। तो ये कालीबंगा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे भी प्राचीन स्थल है। ये कालीबंगा जो है वो अपने राजस्थान के अंदर है और 1952 में जब इसकी खुदाई हुई और जब इसकी हिस्टोरिकल बातों को समझा गया तो पता चला कि भाई कालीबंगा सभ्यता तो सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन है। तो यहाँ से ऐसे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो ये बताते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार होना शुरू हुआ तो कालीबंगा को भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक हिस्सा मान लिया गया। तो यहाँ से जो एविडेंस मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, वो ये बताते हैं कि कालीबंगा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन है और ये सिंधु घाटी सभ्यता के भी समकालीन रही है। ऐसा नहीं हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ और कालीबंगा खत्म हो गया। कालीबंगा का और ज़्यादा विकास होना शुरू हुआ। तो ये चीज़ यहाँ इस लाइन से क्लियर होती है। ठीक है, अब यहाँ से और क्या क्या चीज़ें मिली है। देखिए, उससे पहले हम बात करते हैं एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, फिर हम सोर्सेज जो जो चीज़ें मिली उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, यह एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ये नगरीय सभ्यता। ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। ये कैसी सभ्यता थी? तो ये एक
नगरीय सभ्यता थी। ये चीज क्या है, अति महत्वपूर्ण है, समझ में आ रही ना। अब नगर की अर्थव्यवस्था का आधार क्या होता है, क्या कृषि होता है, क्या पशुपालन होता है, ये तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में होता है। तो नगर की अर्थव्यवस्था का आधार होता है व्यापार, यानी कि ये नगरीय सभ्यता मूल रूप से कैसी थी, तो व्यापार प्रधान थी। यहाँ के लोग जो हैं वो इनकी आर्थिक क्रियाकलाप का जो मुख्य साधन था वो क्या था, तो व्यापार था। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है। उसके बाद देखिए ये व्यापार किससे करते थे, तो इतना डिटेल में अभी इस लेवल पे आने की पढ़ने की आवश्यकता नहीं। बाकी अपन बाकी चीजें जब आप इसको क्लियर कर लेंगे और जब आप फर्दर एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो आपको सारी चीजें बता दी जाएगी। ये जो लेसन तैयार हो रहे हैं मेरे इनिशियल स्टेज की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है, जो आरएस के लिए फर्स्ट ग्रेड क्लियर, उसके लिए जब हम बात करेंगे तो और ज्यादा विस्तार से आपको सारे लेसन दिए जाएंगे। यही खास बात रहेगी आर्यन ऑनलाइन चैनल की कि हम जीके के जो पॉइंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उसको मिक्स नहीं करेंगे। हर एग्जाम के लेवल का ध्यान रखते हुए हम वीडियो तैयार करेंगे। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम फैक्ट आपको देंगे, और जब आप फर्दर एग्जाम की तैयारी करेंगे और जब आप उनकी वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ये जो वीडियो है उनसे ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाया जा रहा है। ये खास बात है और यही स्ट्रेटेजी और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जिसको जितनी डोज देनी है उस एग्जाम से संबंधित उसको उतनी ही डोज दी जाए, ताकि हमारी तैयारी जो है वो सही दिशा में और अनावश्यक चीज़ों से हम बचते हुए रहें। ठीक है, तो नगरीय सभ्यता तो आप ध्यान रखेंगे, और नगरीय सभ्यता का अर्थव्यवस्था का आधार जो होता है वो क्या होता है, व्यापार होता है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी थी, ऐसा एक स्टेटमेंट कथन कहा गया था महान इतिहासकार दशरथ शर्मा के द्वारा। वो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। किस इतिहासकार ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा? तो दो राजधानी और कौन कौन सी है, एक तो हड़प्पा को मानते हैं और एक मानते हैं मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान में आता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, ये भी पाकिस्तान में आता है। हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी भाग की राजधानी कहते हैं और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणी भाग की राजधानी कहते हैं। ये चीज है। तो ये एक नगरीय सभ्यता है और ये तीसरी राजधानी है, यानी कि इस नगर की भी उस काल में उस सभ्यता में इतनी ही इंपॉर्टेंस थी जितनी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की थी। ये स्टेटमेंट इस चीज को शो कर रहा है। धातु के रूप में इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के हिसाब से, सभी एग्जाम्स के हिसाब से ये ध्यान रखना है। ये पाषाण काल की सभ्यता नहीं है, ये लोह काल की सभ्यता नहीं है, ये ताम्र काल की सभ्यता नहीं है, ये कांस्य युगीन सभ्यता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। धातु के रूप में सबसे पहली धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया वो है तांबा। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा का उपयोग करते थे या नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। लेकिन कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि एक विशेष प्रकार की धातु जिसका इस्तेमाल केवल इन्हीं लोगों ने किया, इसलिए उसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कह दिया गया। कांसा मिश्र धातु है तांबे और टीन का। तांबा ये लोग मंगवाते थे कहाँ से? गणेश्वर से। गणेश्वर अपने सीकर, नीमका थाना, कांतिल नदी के किनारे। और टीन ये कहाँ से मंगवाते थे? अफगानिस्तान से। अब दो धातुओं को मिक्स करके, मतलब कि तांबे को और टीन को मिक्स करके मिला के एक नई धातु तैयार करना कितनी बड़ी वैज्ञानिकता की बात है। तो वैज्ञानिक रूप से ये जो निवासी थे यहाँ के वो बड़े सक्षम थे भाई, दो धातुओं को मिक्स करके एक नई धातु बना देते थे वो। तो ये टेक्निकली बड़ी साउंड थी, बहुत ही परिपक्व लोग थे यहाँ के, वैज्ञानिक रूप से भी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये लोग जो थे वो काफ़ी उन्नत थे, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। तो कुछ कुछ खास खास बातें हुई। पहला वापस रिपीट करूँ, कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती। वर्तमान में हम इसको क्या बोलते हैं? गग्गर नदी बोलते हैं। ठीक है, सरस्वती नदी जो है वो अब क्या हो चुकी है? लुप्त हो चुकी है। और गग्गर नदी को हम मृत नदी की कैटेगरी में रखते हैं। ये चीज़ें जो है वो थोड़ा सा अपने को ध्यान में ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखनी चाहिए। ये जो सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता, ये नगरीय सभ्यता है और इसको कांस्य युगीन धातु के रूप में भी कहते हैं। ये भी दो पॉइंट अपने को ध्यान रखने हैं। अब आप ध्यान से देखिए, प्राप्त अवशेष, जुते हुए खेत, एक साथ दो फसलें उगाना, यह महत्वपूर्ण जानकारी है। जुते हुए खेत और एक साथ दो फसलें उगाना, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो खेती के बारे में पूरी तरह से जानकार थे और इतने जानकार थे कि वो एक साथ दो दो फसलें भी लिया करते थे। खेत जो हैं वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से होते थे, ग्रिड नुमा खेत होते थे। ग्रिड नुमा ही नगर नियोजन की इनकी भी तकनीक थी। सड़कें जो थी वो आड़ी टेढ़ी नहीं थी, इसी तरीके से एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जैसे व्यवस्थित नगर होते हैं उसी तरीके से ये एक व्यवस्थित नगर था। और फसलें भी ये एक साथ दो फसलें लेते थे, मुख्य फसल और सहायक फसल। इस क्षेत्र को संस्कृत साहित्य में बहुधान्यदायक भी कहा है, कालीबंगा क्षेत्र को। तो विश्व में ये बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है कि प्राचीन काल में भारतीय क्षेत्र में खेती से लोग परिचित थे,
आज से लगभग कितने साल पहले, तो लगभग 4500 साल पहले, 5000 साल पहले खेती करना लोग जानते थे। ये बहुत बड़ा एक वो अपना सूचक है विकसित होने का इस क्षेत्र में। तो एक साथ 2 फसलें भी ये लोग लेते थे। कब्र जो होती थी, कब्र का मतलब है जो शवाधान की जो इनकी तकनीक थी, वो जलाते नहीं थे, उनको गाड़ते थे। आयताकार और अंडाकार, या तो आयताकार होती थी या अंडाकार होती थी। यहां आप थोड़ा सा देख सकते हैं, तो इस कब्र को देखिए, ये कब्र का एक पिक्चर लगा हुआ है। तो इससे 2 चीजें और आपको पता लग रही है। क्या? स्किल डेवलप करिए, पढ़ते कैसे हैं चीजों को। क्या पता लग रही है 2 चीजें? देखिए, इसका जो सिर है वो किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। और इसका पैर जो वो किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। ये चीज है कि ये सिर को उत्तर दिशा में रखते थे और पैर को दक्षिण दिशा में रखते थे। हर शव जो है वो इसी डायरेक्शन में गाड़ा जाता था। अब सर के तरफ आप देखिए, कुछ बर्तन रखे हुए हैं। ये देखिए, ये बर्तन रखे हुए हैं, यानी कि वो उस शव के साथ दैनिक जीवन में काम आने वाली उस व्यक्ति से संबंधित चीजें रख दिया करते थे। यानी कि उनको विश्वास था कि क्या पता उनके दिमाग में ये चीज थी कि भाई क्या पता इसको कोई चीज की जरूरत पड़ जाए, या वो क्या पुनर्जन्म में बात करते थे या परलोक की बात हो, ये तो कुछ पता चला नहीं है। इन फैक्ट से तो इन चीजों के बारे में जानकारी मिलती नहीं है, लेकिन डेड बॉडी के साथ वो कुछ चीजें रख रहे थे। इसका मतलब कुछ न कुछ तो उनके दिमाग में तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स के बारे में कुछ न कुछ तो चलता रहा होगा। बहरहाल ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि कब्र जो थी वो आयताकार और अंडाकार थी, सर उत्तर दिशा में और पैर दक्षिण दिशा में था, और कब्र के साथ, डेड बॉडी के साथ वो उसके उपयोग में आने वाली चीजों को भी कुछ रख दिया करते थे। ये हमको ध्यान रखना है। हवन कुंड के एविडेंस मिले हैं। देखिए, जैसे ये एक सर्कल मिला है पूरा, यह हवन कुंड का साक्ष्य के रूप में मानते हैं। अब हवन कुंड जो है, इसका मतलब धार्मिक रूप से वो आहुति वगैरह दिया करते थे, ऐसी भी उनके मन में मान्यता हो गई थी, यानी कि अग्नि को वो पूजनीय मानते थे। ठीक है, लकड़ी व ईंटों की नालियां यहां से मिली है। एकमात्र ये सभ्यता स्थल है जहां पर लकड़ी को कुरेद कर उसको एज ए नाली के रूप में भी काम में लिया है, साथ ही ईंटों की भी नालियां यहां से मिली है। ठीक है, कुबड़ वाले सांड की मृण मूर्ति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस यहां से मिला है। ठीक है, भूकंप के साक्ष्य भी यहां से मिले हैं। अब भूकंप के साक्ष्य का क्या महत्व है कि लोग इतिहासकार कहते हैं कि सभ्यता का पतन कैसे हुआ। कोई कहता है कि बाढ़ आ गई थी, कोई कहता है अकाल आ गया था, कोई कहता है कि पलायन कर गए थे लोग, कोई कहता है कि अर्थक्वेक, भूकंप वगैरह आया था। तो भूकंप के साक्ष्य यहां से मिले हैं, तो माना गया कि भाई ये सभ्यता का जो पतन है वो भूकंप से हुआ होगा। हालांकि सभ्यता का कभी भी पतन होता नहीं है। भाई इमारतें नष्ट हो जाती है, व्यक्ति पलायन कर जाते हैं, और व्यक्ति अपने साथ जो संस्कृति संस्कार जो लेकर जाते हैं, परंपराएं जो लेकर जाते हैं, वो जिस भी स्थान पर जाएंगे उन परंपराओं को वो वहां पर मानेंगे। तो जैसे स्वस्तिक है, मांग में सिंदूर लगाने की परंपरा है, तो ये परंपराएं हमने कहां से सीखी? स्टार्टिंग में कहां से हुआ था? ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हुआ था, ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही हुआ था, ये कालीबंगा सभ्यता से ही हुआ था। अब सभ्यता अगर खत्म हो जाती तो ये चीजें आती क्या? सभ्यता कभी खत्म नहीं होती, बिल्डिंगें नष्ट होती है, व्यक्ति पलायन कर जाता है, और व्यक्ति जो अपनी साथ चीजें सीखता है वो भी लेकर जाता है। उसकी जो जीवन शैली है, उसकी जो परंपराएं हैं, उसकी जो मान्यताएं हैं, वो सब वो अपने साथ धरोहर के रूप में लेकर जाता है, और वो धीरे 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 आगे से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती है। स्वस्तिक चिन्ह का प्रयोग, योगी की मूर्ति, मातृदेवी की उपासना, सिंदूर का प्रयोग, ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन की देन है भारतीय संस्कृति को। तो ये इतनी महत्वपूर्ण सभ्यता है। ठीक है, सिंधु घाटी की संबंधित कालीबंगा सभ्यता। कुबड़ वाले सांड की मृण मूर्ति, सांड का महत्व था, धार्मिक रूप से भी महत्व था। भूकंप के साक्ष्य यहां से मिले ही हैं। चाक पर बने लाल व गुलाबी मृदभांड, चाक का मतलब कुम्हार का चाक होता है, मृदभांड का कलर क्या है? रेडिश और पिंकिश कलर है। काले रंग के मृदभांड यहां से नहीं मिले हैं। अब कौन से वाले मृदभांड? तो ध्यान से देखिए, एक पिक्चर लगा हुआ है, ये पानी भरने से संबंधित, लिक्विड को स्टोर करने से संबंधित जो मृदभांड है वो लाल और गुलाबी रंग के हैं। लेकिन किचन में उपयोग में लेने वाले जो बर्तन हैं वो भी मिट्टी के हैं। अधिकांश बर्तन कैसे हैं? तो मिट्टी के। उन बर्तनों का कलर है काला व भूरा। तो बर्तन जो है वो तो काले भूरे रंग के हैं। ठीक है, और जो स्टोरेज करने के जो सामान है, पानी वगैरह लिक्विड स्टोरेज के जो सामान है, वो कौन से रंग के हैं? तो लाल और गुलाबी रंग के हैं। ये थोड़ा सा अपने को क्या रखना है? ध्यान में रखना। तांबे के औजार भी मिले, मैंने बताया था आपको। कांस्ययुगीन सभ्यता, इसका यह मतलब नहीं कि तांबे का वो जानते नहीं थे, जानते थे तभी तो उन्होंने कांसा बनाया। तो तांबे के उन्होंने औजार बनाए। जल निकासी के लिए छल्लेदार कुओं के रूप में व पक्की नालियों से साक्ष्य मिले हैं। छल्लेदार कुएं क्या होते हैं? एक जबरदस्त टेक्निक है ये, कि गंदा पानी है उसको आपने जैसे इस तरीके से बर्तन मृदभांड ले लेते थे, एक मटकी यहाँ लगा दी, इसमें छेद कर दिया, फिर एक मटकी यहाँ लगा दी, इसके नीचे फिर छेद कर दिया, फिर एक मटकी और रख दी। इस तरीके से पानी, इसमें ये गड्ढा है, गड्ढे में इस तरीके से पानी डाल देते थे।
ठीक है, कच्चा गड्ढा बनाते थे, ऊपर वाली मटकी में उन्होंने बजरी डाल दी, नीचे में कुछ उसने कोयला डाल दिया, नीचे कुछ और चीजें उसने डाल दी, तो पानी जो है वो छन छन के नीचे जा रहा है। यानी कि कितने वो पर्यावरण से संबंधित, वो कितने जागरूक थे व्यक्ति कि प्रदूषित पानी को वो जमीन में नहीं डालते थे, वो पानी को पहले प्योर करने की कोशिश करते थे अपने लेवल पे, और उसके बाद स्वच्छ पानी है वो ही धरती में जाता था। कितना जबरदस्त उन लोगों के मन में पर्यावरण के प्रति ज्ञान था, ये बात की जानकारी हमको मिल रही है। देखिए कालीबंगा को जब हम, या हड़प्पा मोहनजोदड़ो को जब हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो बड़ी ही रोचक जानकारी और बड़े विस्तार से आपको वीडियो में मिलेगी, वो आप देखिएगा। पर अभी पहला जो अपना टारगेट है उस पर अपन फोकस करते हैं। कपास की खेती यहाँ पर होती थी, इस बात के एविडेंस मिले। सिंधु लिपि, यहाँ पे लिपि थी। ये जो सिंधु घाटी में कालीबंगा जो सभ्यता है, देखिए इतिहास में एक महत्वपूर्ण चीज जो आप ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि जो प्रारंभिक इतिहास जो होता है, उसको जब हम पढ़ते हैं तो ये एक प्रकार से क्लासिफिकेशन किया है। एक नाम आता है प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल, एक आता है आदि इतिहास। क्या नाम आता है? आदि इतिहास। और एक आता है ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग या ऐतिहासिक काल। ध्यान से देखना, प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या है, आदि इतिहास का मतलब क्या है, ऐतिहासिक युग का मतलब क्या है। ये तीन जो वर्गीकरण अपन ने जो किया है वो भाषा और लिपि के रूप में किया है, भाषा और लिपि। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, अब प्रागैतिहासिक काल के लोगों के पास न तो भाषा थी और न ही लिपि थी। इस प्रकार के जो भी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, हमने उसको सबको किस में रख दिया, तो प्रागैतिहासिक काल में रख दिया। एक थोड़ा सा वर्गीकरण कर दिया, इजी रहे कि भाई जैसे अपन ने पढ़ा कुरड़ा के बारे में पढ़ा, या अपन ने बनेश्वर के बारे में, कोई भी स्थान पढ़ा, अपन ने ऑस्ट्रेलिया के किसी स्थान के बारे में पढ़ा, और ये तो प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता है। इसका मतलब क्या है कि वहां के लोगों को न तो लिखना आता था, नहीं उनके पास कोई भाषा थी। ये क्लियर हो गया। तो क्या कालीबंगा सभ्यता प्रागैतिहासिक काल की थी? तो नहीं थी। तो वो किस काल की थी? अब हम बात करते हैं आदि इतिहास की। आदि इतिहास में क्या है कि उनके पास भाषा और लिपि दोनों थी, उनके पास भाषा भी थी और उनके पास लिपि भी थी। लेकिन हम लोग जो हैं, आज का इंसान, वो उसको पढ़ नहीं पाया, आज के इतिहासकार जो है वो उसको पढ़ नहीं पाया। तो ये आधा अधूरा जानकारी है। तो इस ऐसे स्थल को किस कैटेगरी में रखा गया? आदि इतिहास में रखा गया। तो कालीबंगा जो सभ्यता है उसमें लिपि थी, उसको सिंधु लिपि बोलते हैं, उसको चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। उसको, उस लिपि को आज तक कोई इतिहासकार पढ़ नहीं पाया, इसलिए वो स्थल हमारे लिए किस कैटेगरी में आता है? प्रागैतिहासिक में तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनकी भाषा लिपि दोनों है। तो उसको हमने किस में रखा? आदि इतिहास में रखा। चीज समझ में आ रही है? अब ऐतिहासिक युग का मतलब क्या हुआ? उनके पास भाषा थी, उनके पास लिपि भी थी, और हमने उसको पढ़ लिया और समझ लिया। तो लिखित सामग्री से हमको उस क्षेत्र, उस काल, उस युग के लोगों के बारे में जानकारी मिल गई, इसलिए वो ऐतिहासिक युग हो गया हमारे लिए। ऐतिहासिक का मतलब क्या हुआ? लिखी हुई चीज को हमने पढ़ लिया, वो ऐतिहासिक हो गया। तो पहली पुस्तक जो ऐतिहासिक पुस्तक है भारतवर्ष की, वो कौन सी है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है? ऋग्वेद। तो वैदिक काल जो आता है वो ऐतिहासिक युग में आ जाएगा। वैदिक काल किस में आ जाएगा? ऐतिहासिक युग में आ जाएगा, क्योंकि वैदिक काल का लिटरेचर हमने पढ़ लिया भाई, उसका साहित्य जो हमने सारा के सारा पढ़ लिया। कालीबंगा का साहित्य हम पढ़ नहीं पाए, इसलिए इसको किस में रखा? आदि इतिहास में रखा। और जो ऐसे लोग जिनको लिखना पढ़ना ही नहीं आता था, वो किस में आ जाएंगे? प्रागैतिहासिक काल में आ जाएंगे। जैसे हम बात करते हैं गणेश्वर की सभ्यता की बात करते हैं, हम बैराट की बात करते हैं, तो पाषाण काल की सभ्यता है, ताम्र पाषाण काल की सभ्यता है, या ताम्र युगीन सभ्यता है। ये सारे के सारी सभ्यता के जो स्थल होते हैं वो किस में आते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल में आते हैं। ठीक है। और कांस्य युगीन सभ्यता को किस में रख दिया अपन ने? आदि इतिहास में रख दिया। और ऐतिहासिक युग में कौन सी सभ्यता आ जाएगी? वैदिक काल की सभ्यता आ जाएगी। चीज समझ में आ रही है ना? तो यहाँ थोड़ा सा ये जानकारी देना जरूरी था कि भाई ये इतिहास में सभ्यताओं को, प्रारंभिक इतिहास को 3 कैटेगरी में पढ़ते हैं, और हम कई बार अखबार में भी आर्टिकल पढ़ते हैं कि भाई लोथल एक ऐसा स्थल है जो आदि इतिहास से संबंधित है। अब वो आदि इतिहास है क्या, ये आपको पता चलना चाहिए। समझ में आ रही नहीं चीज? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, या चीन की कोई सभ्यता का स्थल है, या मेसोपोटामिया में बात करें या मिस्र में बात करें, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ मिलेगा आपको कि वो ये नहीं मिलेगा कि फलाने लोग लिखना पढ़ना जानते थे। वो ये बोलेगा कि वो ऐतिहासिक युग का स्थल है, वो आदि इतिहास के युग का स्थल है, वो प्रागैतिहासिक काल के युग का स्थल है। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। चीज क्लियर हुई? अब अपन वापस अपने मूल विषय पर आते हैं। तो ये जो सभ्यता है, इसमें लिपि के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु लिपि है,
कौन सी लिपि है? सैंधव लिपि है, लेकिन उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए, इसलिए कालीबंगा को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? आदि इतिहास में रखेंगे, प्रागैतिहासिक युग में नहीं रखेंगे, और ऐतिहासिक युग में भी नहीं रखेंगे, इसको आदि इतिहास में रखेंगे। चीज क्लियर है? ठीक है। अब ये जो सभ्यता से संबंधित हमने खास खास बातें की है, वो मुझे विश्वास है कि अब आपको समझ में आई होगी। अब हम इससे संबंधित सभ्यता से संबंधित नेक्स्ट विषय पर, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बैराट की सभ्यता, बैराठ है कर दो यहाँ। बैराठ की सभ्यता, बैराठ कहाँ आता है? विराटनगर में। विराटनगर का मतलब हो गया अपना जयपुर। ठीक है। यहाँ पर कैप्टन बर्ट ने 1837 से 1840 में बीजक की पहाड़ी से अशोक का बाबरू शिलालेख, बाबरू एक जगह का नाम है, प्राप्त किया। तो बैराठ की जो सभ्यता है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एक तो ये जयपुर में आता है, मत्स्य जनपद की ये राजधानी रहा था, एक नगर बना था विराटनगर, मत्स्य जनपद की राजधानी, वही बैराठ अपन कह सकते हैं। ठीक है। कैप्टन बर्ट ने यहाँ की खुदाई की थी, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनिशियल स्टेज के एग्जाम्स में सन के सवाल नहीं आते, फिर भी आप ध्यान रखिए 1837, और किसी गाइडों में 1840 भी लिखा हुआ, तो वो रेंज है जिस समय इसकी खुदाई हुई थी। अशोक बीजक की पहाड़ी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 पहाड़ियां हैं यहाँ पे, देखिए इसमें शायद नहीं लिखा है, 1 मिनट अपन देखें पहाड़ियों के नाम। हाँ, यहाँ लिखा है, देखिए बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, और महादेव को हम गणेश डूंगरी भी कहेंगे। ये 3 पहाड़ियां हैं, इसकी खुदाई हुई थी। कई एग्जाम्स में रीट वगैरह में या सेकंड ग्रेड वगैरह में ये भी पूछे थे कि बैराठ में निम्न में से कौन सी पहाड़ी नहीं थी, तो 3 तो ऑप्शन ये मिल जाएंगे, और चौथा ऑप्शन वो नया डाल देगा जो उसका सही आंसर होगा। ठीक है। तो ये जो पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी? बीजक की पहाड़ी से हमको क्या मिला है? अशोक का शिलालेख मिला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो शिलालेख बाबरू नामक स्थान से मिला, तो उसका नाम क्या रख दिया? बाबरू शिलालेख। अब इस अशोक के शिलालेख इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब ये शिलालेख राजस्थान से मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है? तो बैराठ से मिल रहा है, ये अपना बैराठ है, यहाँ से मिल रहा है। तो आपको थोड़ा सा क्या है ध्यान में रखना है। अब शिलालेख की भाषा क्या है और लिपि क्या है? तो जो भाषा है वो तो है प्राकृत, तो लिपि है इसकी कौन सी? तो ब्राह्मी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में प्राकृत भाषा की जगह नाम आ जाता है अर्धमागधी। क्या नाम आ जाता है? अर्धमागधी। तो अर्धमागधी भी प्राकृत ही है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। करेक्ट। लिपि तो ब्राह्मी है, कोई समस्या नहीं है। अब इस शिलालेख से जो जानकारी मिलती है, क्या अशोक के बौद्ध होने का, यानी कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद धम्म को अपना लिया था। और धम्म का मतलब बौद्ध धर्म नहीं था, धम्म का मतलब होता है प्रजा का नैतिक कल्याण करना। उसके दिमाग में एक ही चीज होगा कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं पड़ा है, शांति रहो, शांत तरीके से रहो, प्रजा का नैतिक रूप से डेवलपमेंट होना चाहिए। आप सोचिए ईसा पूर्व के उस समय की बात, भारतीय राजा के मन में कि नैतिक रूप से आपको सक्षम अच्छा होना जरूरी है, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं पड़ा है। और आज भी बड़े से बड़े विकसित देश जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं भाई। रूस और यूक्रेन में लड़ाइयाँ हो रही है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लड़ाइयाँ हो रही है, अमेरिका जो इराक पर अटैक कर रहा है, अफगानिस्तान पर अटैक कर रहा है। तो बड़े बड़े जो देश हैं वो अपने आप को विकसित कहते हैं और वो आज भी युद्ध की नीति पर लगे हुए हैं। चाइना जो है वो हमेशा युद्ध के मोड में ही रहता है। और भारत के उस समय के राजा ईसा पूर्व के, मैं अभी ईस्वी की तो बात ही नहीं कर रहा, आज से कितने साल पहले, 3000 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, लगभग 2500 पौने 3000 साल पहले की बात कर रहा हूं। उस समय के राजा कहते थे कि भाई युद्ध में कुछ नहीं पड़ा और शांति ही सबसे बड़ा उन्नति का मार्ग है। तो भारतीय संस्कृति कितनी समृद्धशाली संस्कृति है, इसी बात से इस चीज को, इससे बड़ा पुख्ता सबूत और आपको क्या मिल सकता है कि अशोक ने यह कहा युद्ध के बाद कि भाई कोई मतलब नहीं है, युद्ध में शांति से ही तरक्की होगी, और उसने धम्म के बारे में बात की। इतिहास में आप में रुचि पैदा हो, कंपटीशन एग्जाम्स में हम किन किन चीजों पर फोकस करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको आपको कनेक्ट करते हुए सारी चीजें बताते जा रहा हूं। यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि अशोक ने अपने व्यक्तिगत जीवन में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। इस बात की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? तो अपने राजस्थान से प्राप्त भाबरू शिलालेख से मिलती है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि, यानी कि बुद्ध धम्म और संघ के प्रति आस्था व्यक्त करता है। देवानाम प्रियदर्शी, कौन? देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। दयाराम साहनी जी एक बड़े पुरातात्विक इतिहासकार हिंदुस्तान के, राजस्थान के, उन्होंने यहां पर एक बार फिर खुदाई की थी और यहां से क्या प्राप्त किया था? गोल मंदिर। ये देखिए
क्या लिखा है यहाँ पे, गोल मंदिर। ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर मिला है, इसको नाम दिया गया गोल मंदिर। अब यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है, बैराट से प्राप्त हुआ है, गोल मंदिर है। इसका संबंध किस धर्म से है, तो मूल बौद्ध धर्म से है। अब मूल बौद्ध धर्म में यूज में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि बौद्ध धर्म में बाद में विभाजन भी हुआ था कनिष्क के काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल के बाद का काल है ये, हीनयान और महायान के रूप में। और महायानी जो है वो मूल बौद्ध धर्म के नहीं माने जाते, हीनयानी जो है वो मूल बौद्ध धर्म के माने जाते हैं। तो ये इतिहास का एक अलग विषय चर्चा करने का, हम जस्ट ये बात कर रहे हैं कि ये मूल रूप से हीनयानों से ही संबंधित है, मूल बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, बौद्ध धर्म में ही है। क्योंकि आप हीनयान भी यूज में नहीं ले सकते, क्योंकि अशोक के समय में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ ही नहीं था, वो तो कनिष्क के काल में हुआ था। तो ये गोल मंदिर है। अब गौतम बुद्ध जो है वो उनकी यहाँ कोई मूर्ति नहीं मिली है, क्योंकि मूल बौद्ध धर्म के जो लोग हैं, हीनयानी या बौद्ध धर्म की बात करें तो व्यक्ति को ईश्वर का रूप मानकर उसकी पूजा करने का उसमें सिस्टम नहीं है। आप भी बुद्ध बन सकते हो, कोई भी इंसान बुद्ध बन सकता है अगर वो बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग पर चले तो ईश्वर का दर्जा दिया गया गौतम बुद्ध को, वो महायानियों ने दिया। बाकी गौतम बुद्ध और गौतम बुद्ध के मूल सिद्धांतों में ईश्वर की कोई बात ही नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि अगर आप इस मार्ग पर चलते हो तो आप भी बुद्ध बन जाओगे, सभी बुद्ध बन जाएंगे। हर इंसान, इस सृष्टि के हर इंसान में बुद्ध बनने की क्षमता है अगर वो इस मार्ग का अनुसरण करे तो। ये एक थोड़ी सी मेटाफिजिक्स की बात है, तत्वमीमांसा की बात है। तो दयाराम साहनी ने यहाँ पर गोल मंदिर की खोज की थी। गोल मंदिर का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से है, और राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर भी इसी को माना जाता है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। बैराट कहाँ पर आता है, तो जयपुर में आता है। नक्शे में बताइए जयपुर कहाँ पर है, कितनी बार बता दिया नक्शा, हर स्लाइड में आपको नक्शा मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, ये जरूरी है। मैंने आपको शुरू में बताया है कि नक्शे की इंपॉर्टेंस क्या है इतिहास को पढ़ने के लिए और भूगोल को भी पढ़ने के लिए। तो ये अपना है जयपुर, ये आएगा अपना जयपुर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखें बैराट से और क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण मिली है। तो इंटरेस्टिंग चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी और महादेव डूंगरी तो आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है। सूती कपड़े में बंधी हुई 36 चांदी की मुद्राएं यहाँ से मिली है, सिल्वर कॉइन्स मिले हैं। वो क्या बताते हैं, इसमें लिखा हुआ है देखो 8 तो पंचमार्क सिक्के हैं। कौन से सिक्के, पंचमार्क। पंचमार्क का मतलब क्या होता है आपको जानकारी रखनी है। भारत की प्राचीनतम मुद्रा को क्या बोलते हैं, भारत की प्राचीनतम मुद्रा को किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो पंचमार्क मुद्रा। ये आप ध्यान रखेंगे, किस नाम से, पंचमार्क मुद्रा के नाम से। और पंचमार्क को आहत मुद्रा भी कहते हैं। आहत का मतलब वो होता है ना कि यार तू तो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि मैं तो बड़ा आहत हो गया तेरी बातों से। तो यहाँ पंचमार्क का मतलब है आहत। आहत कैसे है, तो धातु पर मार्क कर देते थे, मार देते थे, आहत कर देते थे उससे, तो आकृतियां उभर जाती थी, तो उसको आहत मुद्रा भी कह दिया नाम। और ये पंचमार्क मुद्राएं भी है, ठीक है। और 8 तो पंचमार्क मुद्राएं, और शेष मुद्राएं किन शासकों की है, तो यूनानी शासकों की है, इंडो ग्रीक शासकों की है। तो शेष कितनी हो रही है, तो 36 में से 8 को आप माइनस कर दो तो 28 हो रही है। तो 28 मुद्राएं जो मिली है वो किसकी मिली है, यूनानी शासकों की मिली है। अब मजेदार बात है कि इन यूनानी शासकों में भी सबसे ज्यादा मुद्राएं किसकी मिली है, तो मिनांडर नामक यूनानी शासक की मिली है। 16 मुद्राएं अकेले मिनांडर की मिली है। इनिशियल स्टेज पर इतना नहीं पूछते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि बीजक की पहाड़ी, बाबरू शिलालेख, यहाँ से और क्या क्या चीजें मिल रही है, यूनानी शासकों की मुद्राएं मिल रही है, और भारत की प्राचीनतम मुद्राएं भी यहाँ से मिल रही है। इतना सा आप ध्यान रखेंगे। भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग, अब ये कौन सी नई बात है, तो बताने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखो कि आसपास में पत्थरों की व्यापक प्रचुरता होते हुए भी वहाँ के लोग ईंटों को काम में लेते थे। तो भाई कुछ बात होगी। रहस्यमय शंख लिपि के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ये क्वेश्चन अभी सेकेंडरी जीके में भी पूछा गया था। तो रहस्यमय शंख लिपि, रहस्यमय क्यों, क्योंकि पढ़ ही नहीं पाए भाई क्या लिखा हुआ है। और इसको, इस लिपि का संबंध बौद्ध धर्म से बताया इतिहासकारों ने, क्या सोचकर बताया, तो पढ़ तो पाई नहीं है। तो ये लिपि इंडोनेशिया से भी मिली है, कोरिया से भी मिली है, बौद्ध धर्म से संबंधित कई अन्य स्थलों से मिली है जो विश्व में है, इसलिए इसको कनेक्ट किससे कर दिया, बौद्ध धर्म से कर दिया। बस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो बैराट से संबंधित ये हुई अपनी महत्वपूर्ण जानकारी। एक बार फिर अपन थोड़ा सा रिपीट करें तो बैराट जयपुर है, विराटनगर है, बाबरू शिलालेख है, अशोक का शिलालेख है, गोल मंदिर है, और यूनानी शासकों की मुद्राएं यहाँ से मिली है। और यूनानी शासकों में भी सबसे ज़्यादा मुद्राएं किसकी मिली है, तो मिनांडर की मिली है। ये चीज़ अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। क्लियर। मिनांदर को अपने संस्कृति पर बड़ा प्राउड था, घमंड था, होना भी चाहिए, सबको होना चाहिए भाई। हमको भी हमारी सनातन संस्कृति पे प्राउड है, और प्राउड होने वाली बात भी है, क्योंकि हमने काम ही विश्व को ऐसी ऐसी चीज़ें दी है।
मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा दिया है, दर्शन दिया है हमने, हमने खगोल शास्त्र की चीज़ें दी है, हमने गणित की भी चीज़ें की है। और वो मध्यकाल का एक ऐसा सेशन निकला जिस समय कुछ डेवलपमेंट वगैरह इतना उस रूप में हुआ नहीं, लेकिन प्राचीन भारत तो अपना भारत का तो ग्रेट पीरियड रहा ही है, इसमें कोई दोहराई की बात ही नहीं है। इस मिनांडर से मुलाकात भारत में एक बौद्ध भिक्षु से हो गई थी, उसका नाम था नागसेन। क्या नाम था? नागसेन। देखो एक तो नागसेन और नागार्जुन है, नागार्जुन अलग है, नागसेन अलग है, हम इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। नागसेन को इसने कहा कि हम लोग यूनानी लोगों की संस्कृति तो ग्रेट है भाई, नागसेन ने कहा बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो इन दोनों ने, नागसेन ने कहा कि चलो आप मेरे से कुछ प्रश्न पूछो, तो मिनांदर ने नागसेन से प्रश्न पूछने शुरू किए। तो नागसेन ने बड़े शांत और धैर्य रहते हुए उनके उत्तर दिए। एक किताब संकलित की गई, उसका नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो मतलब मिनांदर के प्रश्न, जिसके उत्तर किसने दिए? नागसेन ने। और उत्तर सुनने के बाद मिनांदर तो भाव विभोर हो गया और नागसेन के चरण पकड़ लिए और कहा कि यू आर ग्रेट, आप तो महान है भाई, और उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो किस यूनानी शासक ने बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया? तो ये मिनांदर का नाम आता है। किताब का नाम है मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी आप रखिए, बड़ा मजेदार है इतिहास को पढ़ना। और ये जो मिलिंद पन्हो है, ये किताब जो लिखी गई है वो पाली भाषा में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? पाली भाषा में। कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ, अधिकांश ग्रंथ, मूल ग्रंथ जो है वो पाली में है। महायानियों ने बाद में संस्कृत यूज में लेनी शुरू कर दी थी, लेकिन मूल ग्रंथ जो है वो किस में है? तो पाली के अंदर ही है। ये बात हुई अपने बैराट से संबंधित महत्वपूर्ण चीज। समझ में आ रही है? थोड़ा सा विस्तार से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त सभ्यताएं हैं और इनको अच्छे से आपको पढ़ना आना चाहिए। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, आहड़, उदयपुर। आहड़ कहाँ पर आया? सभ्यता कहाँ है? तो उदयपुर है। और उदयपुर कहाँ है? तो दक्षिणी राजस्थान में है। कहाँ है उदयपुर? बताइए, मार्क करिए। तो ये जो है अपना उदयपुर। भाई कहाँ हो? कंप्यूटर है भाई, ये तो सिस्टमेटिक चलता है, अपनी तरह थोड़ी है। कमांड देने पर चलता है, जो कमांड है उसी को काम मिलेगा। ये कमांड इसको गलत दिया था तो इसने अपना वही कमांड को काम मिल लिया जो दे रखा था। आहड़, उदयपुर। खोज करता अक्षय कीर्ति व्यास, 1953 सन का। महत्व नहीं है, खोज करता ध्यान रखेंगे। यह सभ्यता उदयपुर में अयड़ नदी के किनारे थी, उसको बनास नदी की सभ्यता का हिस्सा मानते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो अयड़ नदी के किनारे। मूल नदी का नाम क्या है? अयड़ नदी। ठीक है। अब ये भी तरीका है प्रश्न के पूछने का कि आहड़ सभ्यता किस नदी बेसिन का हिस्सा है? तो नदी बेसिन का मतलब ये हो जाता है कि जो मुख्य नदी है जिसमें ये खुद नदी जाकर मिलती है, तो उस नदी का अपने को नाम लिखना है। तो अयड़ नदी जो है उसको अपन बेड़च नदी भी कहते ही हैं भाई। उदय सागर झील में गिरने के बाद इसको बेड़च बोलते हैं। और ये बेड़च जो है बाद में किस में मिल जाती है? तो बनास नदी में मिल जाती है। किस में मिलती है? बनास नदी में मिलती है। तो मूल नदी कौन सी हुई भाई? अयड़ तो बेड़च ही है, वो तो अलग हुई, नाम चेंज हुआ है खाली उसका रास्ते में। और ये जो बेड़च है यानी कि अयड़ जो है वो किस में गिर रही है? तो बनास में गिर रही है। तो ये किस सभ्यता, किस बेसिन का हिस्सा मानी जाएगी? तो बनास बेसिन का हिस्सा मानी जाएगी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि आहड़ किस नदी के किनारे है? तो अयड़ नदी के किनारे है। और आहड़ किस बेसिन से संबंधित है? तो अब वो नदी किस मुख्य नदी में गिर रही है? तो बनास में गिर रही है, तो उसको बनास बेसिन की सभ्यता कहेंगे। ये समझ में आ रही है? ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जैसे कालीबंगा तो घग्गर ही है, घग्गर तो और किसी में गिरती ही नहीं है, तो बेसिन भी घग्गर ही है और नदी भी घग्गर ही है। लेकिन आहड़ नदी तो आयड़ है, लेकिन बेसिन कौन सा हो जाएगा? तो बनास हो जाएगा। ये थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसको बनास संस्कृति की भी सभ्यता कहते हैं। फिर आप देखिए इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। क्या? ताम्रवती नगरी। क्यों? क्योंकि तांबा से संबंधित यहाँ पर कई प्रकार के उद्योग मिले हैं, ऐसे एविडेंस मिले हैं, इसलिए इसको क्या कह दिया गया? ताम्रवती नगरी। एक ताम्र नगरी भी नाम आता है राजस्थान में, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। केवल ताम्र नगरी में लिख रहा हूं। ताम्रवती नगरी पूछेंगे तब तो आप किस पर जाएंगे? आयड़ पर जाएंगे। और ताम्र नगरी अगर अपन लिखते हैं ताम्र नगरी, तो ये हो जाएगा अपना खेतड़ी। ये खेतड़ी कहां आता है? झुंझुनू में। तांबे की खान है भाई यहाँ पे बहुत बड़ी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ताम्र नगरी बोलते हैं। और ताम्रवती नगरी पूछे तो आप आयड़ पे टिक करें। ये क्लियर है। अघाटपुर इसको कहा है, अघाटपुर, अघाट दुर्ग भी कहते हैं इसको। और धूलकोट इसका लोकल नाम है, स्थानीय नाम है। रेत का टीला सा है एक, ये इसको उसको क्या बोल दिया? धूलकोट बोल दिया। अब अघाटपुर कब बोलते थे? तो 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास उस एरिया को अघाटपुर के नाम से बुलाने लग गए थे। तो अन्य नाम में ताम्रवती नगरी,
ये तो सभ्यता की विशेषता है। अघाट पूर्व, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल में इसको अघाट पूर्व बोलते थे। धूलकोट लोकल नाम है, रेत का एक टीला है। संपूर्ण टीले की अभी वास्तव में खुदाई हुई नहीं है, कुछ अंश इसका बाकी है, पर जो जो खुदाई हुई है उससे संबंधित हम बात करते हैं। तांबे की 6 मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। ठीक है, एक ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, मैं पास्ट फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। बैराट की सभ्यता, कौन सी सभ्यता? बैराट की सभ्यता। जैसे कालीबंगा सभ्यता जो है वो कांस्ययुगीन सभ्यता है, वैसे बैराट की सभ्यता को किस युग की कहेंगे? तो ध्यान रखने की बात है, इसको कहेंगे मौर्य युग की सभ्यता। मौर्य युग की सभ्यता, क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना आपको? मौर्य युग की सभ्यता, बुद्ध काल का की भी अवशेष यहाँ से मिले हैं, मिले ही हैं। मौर्य युग में तो बुद्ध काल का सारा आ ही जाता है, तो मौर्य युग की मूल रूप से ये सभ्यता है। पाषाण काल की भी चीजें मिली है, यहाँ से आपको ताम्रकाल की भी चीजें मिलेगी, आपको यहाँ से लोह काल की भी चीजें मिलेगी, लेकिन मूल रूप से केंद्रीकृत रूप से अगर अपन बात करें तो इसको किस युग की सभ्यता बोलेंगे? मौर्य युग की सभ्यता बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। कालीबंगा, वहां से टिन भी मिला है, तांबा भी मिला है, कांसा भी मिला है, पाषाण की भी चीजें मिली है, लेकिन मूल रूप से उसको क्या बोलेंगे? कांस्ययुगीन सभ्यता बोलेंगे। चीज क्लियर हो रही है ना? ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं किसकी? आहड़ की, तो आहड़ को हम किस सभ्यता को, कौन सी सभ्यता का दर्जा देंगे? क्या ये कांस्ययुगीन सभ्यता है, क्या ये पाषाण युगीन सभ्यता है, क्या ये ताम्रयुगीन सभ्यता है? तो इसको, इस सभ्यता को बोलते हैं ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता। क्या बोलेंगे? ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता। ताम्र भी शब्द आ जाएगा और पाषाण भी शब्द आ जाएगा, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चीज समझ में आ रही है ना? जैसे हम जब गणेश्वर को पढ़ेंगे आगे सीकर में जो मिलेगी उसको ताम्रयुगीन सभ्यता बोल देंगे, केवल ताम्रयुगीन शब्द आता है। तो किस सभ्यता के साथ कौन सी टैगलाइन लगानी है, वो किस काल की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कालीबंगा कौन सी हुई? कांस्ययुगीन हुई। बैराट कौन सी हुई? मौर्य युगीन हुई। आहड़ कौन सी है? तो ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है, ठीक है। पाषाण काल की भी चीजें मिल रही है और ताम्र काल की भी यहाँ से चीजें मिल रही है, यहाँ से लोह काल की भी चीजें मिल रही है, लेकिन मूल रूप से इसको जो नाम देंगे वो क्या देंगे? ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता। क्लियर हो गई बिल्कुल चीज? ठीक है। नेक्स्ट, गणेश्वर की जब बात करेंगे तो वो ताम्रयुगीन सभ्यता आगे अपन बात करेंगे। तो तांबे की मुद्राएं मिली है, मुद्रा पर त्रिशूल व दूसरी ओर अपोलो का नाम अंकित है। अपोलो यूनान के देवता है, अभी सूर्य के प्रतीक माने जाते हैं। यूनानी भाषा में कुछ यहाँ से लिखा है, तो यूनानी मुद्राएं आपको कहाँ से मिल रही है? बैराट से भी मिल रही है। यूनानी मुद्राएं आपको कहाँ से मिल रही है? आहड़ से भी मिल रही है। वो जो यूनानी मुद्रा मिली है बैराट से, उससे ये संकेत मिलता है कि यूनानी शासकों का वहां पर प्रभुत्व रहा होगा, इतनी भारी मात्रा में मुद्राएं मिली है। लेकिन यहाँ पर जो मुद्राएं मिली वो तो बहुत ही संख्या में मिली है, 2-4 चीजें मिली है। इसका मतलब यूनान से इनका संपर्क रहा होगा, यूनान का प्रभुत्व नहीं है, संपर्क के रूप में अपन इसको परिभाषित करेंगे। व्यापारिक रूप से रिलेशन यहाँ से यूनान से हो सकता रहे हो, यही अब इससे यही इसका आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। चीजें क्लियर समझ में आ रही है ना? आगे बढ़े अपन थोड़ा सा। यहाँ से तांबा गलाने की भट्टी मिली है, जिससे सिद्ध होता है कि यहाँ का प्रमुख उद्योग तांबा गलाना व तांबे के उपकरण बनाना था। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए इसको पाषाण के साथ ताम्रयुगीन सभ्यता भी नाम दिया गया। लाल व काले मृदभांड, ताम्रयुगीन सभ्यता की विशेषता होती है लाल और काले मृदभांड। यहाँ का मृदभांड, यहाँ का कुम्हार विश्व स्तरीय कुम्हार माना जाता था। विस्तार से चर्चा हम उन वीडियोस में करेंगे जब आप आगे फर्दर तैयारी करेंगे। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये लाल और काला रंग नहीं किया हुआ है, ये लाल और काला जब अग्नि में डालते थे बर्तन को तो उस टेक्निक से इसमें लाल और काला रंग वो कर दिया करते थे। कैसे कि जब, अच्छा मुझे बताओ आपकी कोयला कैसे बनता है? लकड़ी को अपन जलाएंगे तो कोयला बनेगा? कंफर्म बनेगा। राख भी तो बनती है, दोनों चीजें बन रही है ना। तो कौन सा भाग लकड़ी का राख में कन्वर्ट होता है, कौन सा भाग कोयले में कन्वर्ट होता है? तो लकड़ी को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तब तो बनेगी राख, और लकड़ी को जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाओगे तो बनेगा वो कोयला। लकड़ी जल तो जाएगी पर वो कोयला बन जाएगा। तो अंदर का जो भाग होता है जिसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो नहीं रहता तो वो तो हो जाता कोयला, और ऊपरी भाग जो ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है वो बन जाती है राख। यही टेक्निक से ये लोग करते थे, उसकी बात अपन करेंगे। एक ही कमरे में 6 चूल्हे एक साथ मिले हैं यहाँ से, ये भी बड़ी मजेदार जानकारी है। अब रेस्टोरेंट तो हो नहीं सकता अभी, उस समय तो ये तो कह नहीं सकता कि होटल रहा हो या रेस्टोरेंट रहा हो, तो जॉइंट फैमिली की बात करेंगे। यानी कि अलग अलग कक्ष में अलग अलग चूल्हे होते, इसका मतलब निकलता था कि वो सिंगल लोग रह रहे हैं, सबके अपने अपने किचन चल रहे हैं, रसोई चल रही है, तो एकल फैमिली की बात आती है। लेकिन सामूहिक रूप से एक ही कमरे में 6 चूल्हे एक साथ मिल रहे हैं, इसका मतलब जॉइंट फैमिली की भी बात हम करेंगे। चीज समझ में आ रही ना? देखो सभ्यताओं को पढ़ना कितना मजा आता है।
एक एक चीज का एनालिसिस होता है कि वो लोग रहते कैसे थे, तो एविडेंस जो मिलते हैं उसी से हम विश्लेषण करते हैं कि भाई वो लोग आखिर थे किस तरीके के, कैसा उनका पारिवारिक ढांचा था, कैसा उनका सामाजिक ढांचा था। ठीक है, जीवन शैली उन लोगों की कैसी हुआ करती थी। गोरे व कोठे ये दो शब्द हैं, अनाज रखने के पात्र इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनाज रखने के पात्र। चीज समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद एक शब्द लिखा हुआ है गिलुंड, ये गिलुंड राजसमंद में आता है, और एक शब्द लिखा ओझियाना, ये आता है भीलवाड़ा जिले में। तो गिलुंड और ओझियाना जो है वो इसी सभ्यता का विस्तार मानते हैं, वो स्वतंत्र सभ्यता के रूप में डेवलप नहीं हुए थे। इन्हीं के मतलब कि आहड़ सभ्यता के स्थानीय प्रारूपिक स्थल, अगर आप थोड़ा सा श्रृंगारिक साहित्यिक शब्द काम में लेते हैं तो स्थानीय प्रारूपिक स्थल के रूप में इसको हम जानेंगे गिलुंड और ओझियाना को। स्वतंत्र सभ्यता ये नहीं थी। चीज समझ में आ रही है? और एक बालाथल की सभ्यता आपको मिलेगी, बता रहा हूं मैं कैसे पढ़ते हैं। बालाथल आहड़ के ही पैरेलल है, ये वल्लभनगर में ही है, उदयपुर में ही है, पर बालाथल सभ्यता के लिए कहते हैं कि ये भले ही उसके समानांतर है लेकिन उससे संबंधित नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से डेवलप हुई थी सभ्यता। लेकिन गिलुंड और ओझियाना जो थी वो उसके समानांतर है, स्वतंत्र रूप से डेवलप नहीं हुई थी, वो उसी पर डिपेंडेंट थी। तो आहड़ का ही विस्तार है गिलुंड और आहड़ का ही विस्तार है ओझियाना। चीज समझ में आ रही है? और बालाथल वो भी ताम्र पाषाण काल की सभ्यता है, लोह काल के भी वहां से एविडेंस मिले हैं, लेकिन बालाथल स्वतंत्र रूप से विकसित होने वाली सभ्यता है। तो थोड़ा सा हेवी सा हो रहा होगा आपको कि यार बहुत डिटेल में जा रहे हैं अपन, पर आप पढ़िए, कोशिश करिए, आगे अपन बहुत ही टू द पॉइंट बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप में इंटरेस्ट क्रिएट हो। कंपटीशन एग्जाम आपको फाइनली देना ही है और ये एग्जाम तो क्लियर हो जाएगा, ट्रेनिंग जब आप करेंगे और उसके बाद जब फिर आप बड़े एग्जाम्स को देंगे तभी नौकरी तो तभी मिलेगी। तो पढ़ना आपको पड़ेगा, और पढ़ना बोझ समझ के अगर आप पढ़ोगे तो उस पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं। आप इसको प्रेम के नजरिए से पढ़ो, आनंद लेते हुए पढ़ो, चीज़ों को समझते हुए पढ़ो। तो मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों में एक इससे कनेक्टिविटी हो जीके से, इससे थोड़ा सा मजा, हाँ यार ये भी चीज़ बढ़िया है, पढ़ने की मज़ेदार चीज़ है। जीके से डरने की कोई बात नहीं है, जीके भी बहुत मज़ेदार अगर आपको इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ते हैं। मेरी कोशिश यही है कि आप अभी इनिशियल स्टेज पर हो तो इसमें आप में इंटरेस्ट क्रिएट हो, इसलिए आप इसको पढ़ने की अच्छे तरीके से पढ़ने की आप में स्किल डेवलप हो, यही मेरा प्रयास है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट गणेश्वर की सभ्यता। ठीक है, हम आते हैं अब गणेश्वर पे। तो जैसे कालीबंगा जो है वो कांस्ययुगीन सभ्यता है, बैराट जो है वो मौर्ययुगीन सभ्यता है, आहड़ जो है वो ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है। वैसे जब बात गणेश्वर की आएगी तो इसको कहेंगे ताम्रयुगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता है ये? ताम्रयुगीन सभ्यता। ठीक है, उत्खनन करने वाले आरसी अग्रवाल साहब हैं, और भी हैं, नाम आते हैं, सन का कोई महत्व नहीं स्टार्टिंग के एग्जाम्स में। सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे है। सीकर मैप में कहाँ आएगा आप बताएं? सीकर ये अपना जयपुर, ये झुंझुनू, क्या ये है नागौर? ये तो चुरू है, ये आएगा सीकर। प्याले की आकृति का जिला, प्याले की आकृति का जिला सीकर। शेखावटी की हृदय स्थली बोलते हैं सीकर को, शेखावटी की हृदय स्थली। बहुत बड़ा एजुकेशन सेंटर भी ये सीकर बन गया है। ठीक है, सीकर जो है वो सीकर जिले में भी नीम का थाना एक स्थान है। कांतिल नदी खंडेला की पर्वतों से निकलती है, अरावली का ही एक रेंज में आता है खंडेला, वहीं पर नीम के थाने में ये सभ्यता डेवलप हुई थी। इसका नाम है गणेश्वर की सभ्यता। और यहाँ से जितने भी सामान मिले हैं उन सभी सामान में 99% तक ताम्र शुद्ध तांबा है, इसलिए इसको विशुद्ध रूप से ताम्रयुगीन सभ्यता नाम दिया गया। गणेश्वर को भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण लाइन है। भारत में अगर निर्विवाद रूप से एक तथ्य प्रचलित है इतिहासकारों के बीच में कि ताम्रयुगीन सभ्यता के लोग कैसे थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी, वो किस तरीके से अपना एक्टिविटीज़ करते थे, इस बात की अगर आपको जानकारी चाहिए, ऐसे प्रश्न उत्तर प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं और आपको इसका समाधान चाहिए, आपको इसका उत्तर चाहिए, तो आपको गणेश्वर पहुंच जाना चाहिए। गणेश्वर से आपको उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यता की क्या कह दिया? जननी कह दिया। इतिहासकार ने निर्विवाद रूप से इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तांबे को एक्सपोर्ट करते थे, निर्यात करते थे, किसको करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता को करते थे, तांबा यहीं से जाता था। ठीक है, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, बाण मिले हैं। अब मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, इस उपत्यकाओं में, कांतली नदी की उपत्यकाओं में बांध भी मिले हैं, पत्थर के खूब सारे बांध मिले हैं यहाँ से। तो ये दो तीन चीजें जो बात की है, एक तो कांटे, मछली पकड़ने के कांटे, और बाण। तो कांटे मिले, इसका मतलब है कि इस नदी में पानी रहा होगा कभी, जो आज की तारीख में ये आंतरिक प्रवाह की नदी मानी जाती है। सूख गई अभी नदी, पर किसी समय में यहाँ पर पानी रहा होगा, तभी तो मछली पकड़ने के कांटे मिले। तो मछली है तभी तो कांटों का काम में लेंगे आप। बांध मिले तो यानी कि भारी मात्रा में
पानी रहा होगा और उस पानी को वो बांध भी दिया करते थे। बांध, पानी को बांधना, वही बांध निकला है, उसी से शब्द निकला है। ये भी चीज अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर आप देखिए ये जो अपना गणेश्वर है उससे संबंधित ये खास खास बातें हो गई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अन्य सभ्यताओं के स्थल की, ठीक है।